नमस्ते जी। अजीत जी ने सब बेटों में बराबर संपत्ति बांट दी। तो एक दिन बेटी अपना हिस्सा मांगने आ गई। तो वह परेशान हो गई और बेटों से कहा कि कुछ मिलजुल कर बहन को भी दे दो। तो बेटे कहने लगे, इसकी शादी पर लाखों खर्च किए थे, इसलिए इसका कोई हिस्सा नहीं बनता। तो यह सुनकर बेटी पिता को बुरा भला कहने लगी कि आपने इंसाफ नहीं किया। तो अजीत जी बुढ़ापे में वापस विदेश चले गए और 1 साल बाद करोड़ों रुपए लेकर लौटे। तो सब बेटों और बेटी भागे आए। तो ये सबके रंग उड़ गए, क्योंकि अजीत जी के साथ तो यह मैं क्या सुन रही हूँ। पापा आपने संपत्ति अपने तीनों बेटों के नाम कर दी है, अपने बुढ़ापे के लिए भी कुछ बचा कर नहीं रखा। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आपको अपना भी कुछ ख्याल है या नहीं? मीनाक्षी खास तौर पर आज बाप से मिलने आई थी और आते ही उनसे सवाल जवाब शुरू कर दिए थे। उसकी बात सुनकर अजीत अजीत जी मुस्कुराए और बोले, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं रहा। मैं नहीं चाहता कि मरने के बाद मेरे बेटे आपस में लड़ते रहे, इसलिए अपनी जिंदगी में यह सारी जायदाद उनके नाम कर दी ताकि चैन से मर सकूं। मेरा क्या है, किसी बेटे ने 2 समय का खाना देना होगा तो दे देगा, वरना पास ही लंगर लगता है, वहां से खा लिया करूंगा। अजीत जी ने संतुष्टि से जवाब दिया था। तो मीनाक्षी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। वो कहने लगी, फिर भी पापा आपको कुछ तो सोचना चाहिए था और जायदाद को इंसाफ के साथ ही बांटना चाहिए था। अजीत जी कहने लगे, तुम चिंता मत करो, मैंने जायदाद को पूरे ही इंसाफ के साथ बांटा है, कहीं बिल्कुल भी कोई ना इंसाफी नहीं की है, सबका हिसाब पूरा रखा है। तुम क्या सवालों की पिटारी लेकर बैठ गई हो? यह बताओ क्या हाल है सबका? तुम्हारी पत तुम्हारा पति कैसा है? बच्चे कैसे हैं? मेरे लाए हुए उपहार पसंद तो आ गए हैं थे? अजीत जी के इस तरह टोक देने पर और बात अधूरी छोड़कर नई बात छेड़ देने पर मीनाक्षी गुस्सा हो गई थी, मगर बाप से कुछ कह ना सकी, इसलिए अब उनके सवालों के जवाब देने लगी थी। मगर उसका दिल बहुत बुरा हो चुका था और वह जल्द से जल्द यहाँ से चली जाना चाहती थी। आखिरकार वह बिगड़े हुए मूड के साथ उठकर अपने घर की तरफ चल दी। हालांकि भाइयों और बाप ने बहुत कहा था कि रुक जाओ, खाना खाकर जाना, मगर उसने किसी की एक ना नहीं सुनी। वह सब समझ चुके थे कि मीनाक्षी का मूड खराब है, मगर यह नहीं जानते थे कि किस बात पर खराब है। मगर अजीत जी समझ रहे थे, मगर वह भी क्या करते, उन्हें तो भगवान को भी मुंह दिखाना था। सब कुछ बेटी को तो नहीं दे सकते थे, उन पर बेटों का भी उतना ही हक था। और फिर बुढ़ापे का सहारा भी तो बेटे होते हैं, यह उनका मानना था। कुछ दिन अच्छे से बीत गए। मीनाक्षी ने अभी तक चक्कर नहीं लगाया था, हालांकि पहले हर दूसरे दिन आ जाती थी। एक दिन अचानक मीनाक्षी अपने पति के साथ आ गई और अजीत जी से कहने लगी कि आपने भाइयों में संपत्ति बांट दी, लेकिन मेरा हिस्सा नहीं दिया। मेरा हिस्सा भी मेरे नाम कर दीजिए, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। मेरा पति विनय अपना अलग बिजनेस करना चाहता है, बिजनेस के लिए पैसे कम पड़ रहे हैं, इसलिए मुझे मेरा हिस्सा दे दीजिए ताकि मैं वह बेचकर अपने बिजनेस में लगा सकूं। अजीत जी बहुत परेशान हुए, मगर मीनाक्षी से कुछ नहीं कहा। बहाने से अपने बेटों को कमरे में इकट्ठा किया और कहने लगे, जायदाद तो मैंने तुम तीनों भाइयों में बराबर बांट दी है, मेरे पास तो कुछ नहीं बचा। ऐसा करो कि तुम लोग मिल बांट कर बहन की मदद कर दो, थोड़ा थोड़ा करके सब इकट्ठा करो और जितने पैसे वह मांग रही है इसे दे दो। अजीत जी की बात सुनते ही बेटे बिगड़ गए
और कहने लगे कि हम क्यों दे इसे पैसे, इसकी शादी पर लाखों रुपए खर्च किए थे। याद है कैसी कैसी फरमाइशें की थी इसने। दहेज में लाखों का फर्नीचर लिया था, इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान अलग था, बर्तन अलग थे। इसकी शादी के लिए इकट्ठे किए गए सारे पैसे इन्हीं चीजों में खत्म हो गए थे। जब इसने गहनों की फरमाइश कर दी थी, आप ही ने इसका हिस्सा बेचकर इसे लाखों के गहने दिलवाए थे। याद है कि कितना भारी था वह सेट जो इसने शादी पर पहना था। आपने कितनी परेशानी के बाद वह दिलाया था। हालांकि जेब जेब इस बात की अनुमति भी नहीं दे रही थी। आप ही ने तो कहा था कि इसका हिस्सा बेच दो और इसे गहने दे दो। तब वह भी हंसी खुशी मान गई थी और अब फिर से हिस्सा लेने आ गई है। हम तो इसे अब एक फूटी कौड़ी भी नहीं देंगे। बेटे गुस्से के तेज थे और बात पर अड़ गए थे। एक तरह से वह भी हक की बात कह रहे थे। अब मीनाक्षी को कौन समझाता। अजीत जी बेटों के पास से उठे और जाकर कहने लगे, मीनाक्षी जायदाद मैंने तुम्हारे तीनों भाइयों में बराबर बांट दी है। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा जिसे बेचकर मैं तुम्हारी मदद करूं। मैं बिल्कुल खाली हाथ हूं और तुम्हारे भाई भी तुम्हारी मदद के लिए नहीं मान रहे। तो अच्छा है तुम अपना हिसाब खुद ही उनसे कर लो। बाप की बात सुनते ही मीनाक्षी गुस्से से भर गई और कहने लगी, आपने मेरे साथ नाइंसाफी की है। जो भाइयों को हिस्सा दिया था वह मुझे क्यों नहीं दिया? क्या मैं आपकी बेटी नहीं हूँ? उसकी आवाज ऊंची हो गई थी। तब अजीत जी ने कहा कि तुम्हारी शादी पर इतना खर्च हो गया था, ऊपर से मैंने तुम्हारी फरमाइश पर इतना महंगा सेट दिलाया था। तब तुम्हारा हिस्सा बेचकर ही तुम्हें सेट दिया था, क्योंकि शादी के लिए इकट्ठे किए गए पैसे तुम्हारी फरमाइशों में खत्म हो गए थे। अजीत जी की बात सुनते ही मीनाक्षी ने हंगामा मचा दिया। कहने लगी कि दुनिया के सारे माँ बाप ही अपनी बेटियों की शादी करते हैं, उनकी इच्छाएं पूरी करते हैं। आप कोई अनोखे तो नहीं थे जिन्होंने मेरी इच्छाएं पूरी की थी। यह क्या बात हुई कि शादी पर अगर थोड़ा ज्यादा खर्चा कर दिया तो बेटी का हिस्सा ही हड़प कर जाओ, उसका हक ही ना दो। अजीत जी ने मीनाक्षी को समझाने की लाख कोशिश की मगर उसने किसी की बात नहीं सुनी थी। उल्टा अजीत जी को बुरा भला कहने लगी थी। कहने लगी, आपने मेरे साथ नाइंसाफी की है, आप नरक में जलेंगे। जो दुनिया में औलाद के साथ इंसाफ नहीं करते, भगवान उन्हें नरक का रास्ता दिखा देता है। देखिएगा आप भी नरक में जलेंगे और कोई आपके लिए प्रार्थना करने वाला नहीं होगा। यह बेटियां ही होती है जो माँ बाप का सहारा होती है। आपने अपनी बेटी के साथ नाइंसाफी की है तो आप इसका भुगतान दुनिया और ऊपर दोनों जगह भुगतेंगे। और वो रोती धोती अपने बाप को बकती हुई चली गई। बेटी की बात को अजीत जी ने दिल पर ले लिया था मगर चुप रही। बेटे भी बहन को बुरा भला कहने लगे। औरों की बहनें होती है जो अपनी जान तक भाइयों पर नछावर कर देने को तैयार रहती है, और एक यह बहन है जो हमसे ही लड़ने आ रही है। सब कुछ लेकर भी इसका पेट नहीं भरा और मांग रही है। भाइयों के दिल बुरी तरह खराब हो चुके थे। वह मीनाक्षी को बुरा भला कहने लग में व्यस्त थे जब अजीत जी ने उन्हें टोक दिया और कहने लगे, जैसी भी है तुम्हारी बहन है, मैंने तुम्हारे साथ पूरा इंसाफ किया है। वादा करो कि मेरे मरने के बाद भी अपनी बहन का पूरा ख्याल रखोगे। अजीत जी एकदम ही रोने लगे तो बेटों ने फौरन ही बहन की बुराई छोड़ दी और तड़प कर अजीत जी के आस पास इकट्ठे हो गए। कहने लगे, ऐसी बातें ना करें, भगवान आपको लंबी उम्र दे, हम अपनी बहन का भी ख्याल रखेंगे।
बस आप परेशान ना हो। अजीत जी मुस्कुरा दिए। उन्हें अपने बच्चों पर पूरा विश्वास था, मगर यह यकीन जल्द ही गलत साबित होने वाला था। कुछ दिन तो बेटों ने अजीत जी की खूब सेवा की, क्योंकि उन्होंने बहन की संपत्ति में हिस्सा नहीं दिया था और बेटों को अच्छी खासी संपत्ति मिल चुकी थी। अजीत जी ने सारी जिंदगी कमाई की थी, घर के खर्च उठाए थे, बेटे शादीशुदा हो गए थे और पत्नी बच्चों वाले थे। मगर इसके बावजूद घर का सारा खर्च, कपड़ा और हर चीज के पैसे अजीत जी ही भेजा करते थे। यह सोचकर कि उनके बच्चों के किसी चीज की परेशानी ना हो। उनकी पत्नी तो सालों पहले मर गई थी। बच्चे अपनी दादी के साय में ही पले बड़े थे और अजीत जी तब से ही विदेश में काम कर रहे थे। उनकी आमदनी अच्छी खासी थी, क्योंकि वह मेहनती थे, कपड़े सीते थे, उनका अच्छा काम लगा हुआ था, तो वहीं के होकर रह गए। कुछ जमीन उन्हें विरासत में भी मिली थी और कुछ विदेश आने के बाद उनके हालात अच्छे हो गए थे। उनके पास हमेशा अच्छे खासे पैसे होते थे, जो वह अपने बच्चों की जरूरतों पर खर्च करते रहते थे। बेटी जब चाहती थी वह बाप से पैसे मंगवा लेती थी। बेटे जब चाहे महीना खर्च के अलावा बाप को कॉल कर देते और अजीत जी फौरन उनके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर देते थे। इस बार अजीत जी विदेश में अपना सारा काम छोड़कर वापस आ गए थे। हालांकि मालिक ने उन्हें बहुत कहा था कि अगर वह ना गए तो उन्हें यह मिलेगा, वह मिलेगा, उनकी सैलरी बढ़ा दी जाएगी, उनसे काम नहीं मिल लिया जाएगा, बल्कि उन्हें फैक्ट्री का हेड बना दिया जाएगा। मगर उन्होंने किसी की एक ना सुनी। मालिक से कहने लगे, सारी जिंदगी गुजर गई सर, पत्नी बच्चों से दूर रहा हूँ, वतन से दूर रहा हूँ, मेहनत करते करते हड्डियां घिस गई है, बुढ़ापा आ गया है, पता नहीं 4 दिन की जिंदगी है या नहीं, इसलिए चाहता हूँ कि कुछ दिन सुकून से गुजार लूं। भगवान इतनी जिंदगी दे कि अपने पोते पोतियों को गोद में खिलाऊं। उनके मालिक भी इंडिया से थे, घर वालों की दूरी का दुख अच्छे से समझते थे, इसलिए अजीत जी को जाने की अनुमति दे दी। साथ ही यह भी कहा कि कंपनी के दरवाजे हमेशा के लिए उनके लिए खुले हैं, वह जब चाहे वापस आ सकते हैं। अजीत जी उनके कहने के बावजूद हमेशा के लिए वापस आ गए थे। उनका दोबारा जाने का कोई इरादा न था, मगर यहाँ अब हालात बदल चुके थे। जिस जायदाद और दौलत का बेटों को लालच था, वह उन्हें मिल चुकी थी। सभी अपने अपने रंग ढंग दिखाने लगे थे। अब अजीत जी पूरा दिन भूखे रहते, मगर बेटों की पत्नियां उन्हें खाना तक ना पूछती थी। पोता पोती पास आकर बैठ जाते और अजीत जी का दिल बहल जाता तो भी बहुओं को गुस्सा आ जाता। वह गुस्सा होकर कहती कि पापा पूरा दिन खांसते रहते हैं, बच्चों से दूरी ही नहीं रखते, बुढ़ापे की खांसी है, बच्चों को बीमार कर देंगे, भगवान ना करे कोई बीमारी ना लग जाए। वह अपने बच्चों को अपने अपने कमरों में ले जाकर बंद कर देती थी और अजीत जी बेबसी से उनका मुंह देखते रह जाते। कई दिन बाद मीनाक्षी ने चक्कर लगाया तो अजीत जी कहने लगे कि मैं कुछ दिन तुम्हारे घर आकर रहना चाहता हूँ। तन्हाई और जिंदगी भर की मेहनत अब दिखने लगी थी। वह बीमार रहने लगे थे। मीनाक्षी ने बाप को ले जाने से साफ मना कर दिया और कहने लगी कि पापा आपको तो पता बताया है कि मेरे घर के क्या हालात है। मेरे ससुराल वाले इस बात की अनुमति नहीं देंगे और पैसों की भी आजकल तंगी चल रही है। बच्चे छोटे हैं, घर में कमरों की भी कमी है। आप भाइयों के पास ही रहें और उनसे हक से खाना मांगे और दवाइयों के पैसे मांगे। आखिरकार आपने अपनी सारी जायदाद भाइयों के नाम ही तो की है। मीनाक्षी
ने उन्हें घर ले जाने से इनकार करने के साथ-साथ यह भी जता दिया था कि वह सारी जायदाद अपने बेटों के नाम करके बैठे हुए है। मीनाक्षी चाहती तो अपने बाप को अपने पास ले जाती, उनकी सेवा करती, ख्याल रखती, वह ठीक हो जाते, मगर उसने अपना स्वार्थ दिखाया था और बाप को भाइयों के पास छोड़कर चली गई थी। अजीत जी ने एक दो बार बेटों से भी शिकायत करने की कोशिश की, मगर बेटों ने उल्टा उन्हें ही झाड़ दिया। कहने लगे, पापा आपकी शिकायतें सुने या पत्नियों के मूड देखें, आपके बुढ़ापे की जिंदगी है, आराम सुकून से गुजारें और हमारे घरों में दरार ना डालें। जिंदगी हमेशा पत्नियों के साथ ही बितानी है। आप तो आज है, कल नहीं होंगे। बेटों की इन बातों ने अजीत जी का दिल बुरी तरह दुखा दिया था, मगर उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा। जब हालात हद से ज्यादा खराब होने लगे, तो अजीत जी ने वापस जाने का फैसला कर लिया। बगैर किसी को बताए उन्होंने अपने मालिक से संपर्क किया और विदेश का टिकट कन्फर्म होते ही बेटों को विदेश वापस जाने की सूचना दी। बेटों ने एक बार भी प्यार से नहीं कहा कि पापा आप ना जाएं, बुढ़ापे में कहाँ परेशान होते फिरेंगे। सभी खुशी से बाप को जाने की अनुमति दे चुके थे। मीनाक्षी को पता चला तो वह भी कहने लगी कि पापा आपने सही फैसला किया है। यहाँ आपकी देखभाल करने वाला कौन है? विदेश में होंगे तो कम से कम अपना कमाएंगे और अपना खाएंगे। अजीत जी बेटी की यह बात सुनकर बहुत दुखी हुए थे। यह वह बेटी थी जिसकी हर इच्छा पूरी की गई थी। 6-7 तोले का हार उसने शादी पर लिया था, बाकी गहने अलग बने थे। इसी में उसका हिस्सा खत्म हो गया था। इसमें अजीत जी का क्या दोष था? बेटी की ख्वाहिश ही बहुत थी, जिन्हें पूरा करने में उन्होंने उसके हिस्से की जायदाद बेच दी थी। तब तो वह हंसी खुशी मान गई थी और अब बाप को ताने देने लगी थी। सभी मतलब के रिश्ते थे। अजीत जी को विदेश आए हुए 1 साल हो चुका था। बेटों ने कभी झूठे मुंह फोन तक करके बाप को खैरियत नहीं पूछी थी और ना ही बेटी ने ऐसा किया था। 1 साल बाद जब वह वापस लौटे तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। अजीत जी उनके पास नहीं आए थे, बल्कि अपने एक घनिष्ठ मित्र के यहाँ ठहरे थे। दोस्त से कहा कि उनके लिए किसी बड़े बंगले का इंतजाम किया जाए और एक गाड़ी का भी इंतजाम किया जाए। इसके साथ साथ नौकर चाकर का भी इंतजाम किया जाए। दोस्त ने हैरानी से पूछा कि क्या उनके पास इतने पैसे हैं कि वह यह सब एक साथ ले सके। तब अजीत जी कहने लगे कि हाँ, मेरे पास करोड़ों रुपए है, मैं अपने लिए जिंदगी की हर चीज खरीद सकता हूँ और अब अपने हिसाब से अपनी जिंदगी बिताऊंगा। बात उड़ते उड़ते बेटों और बेटी तक भी पहुंच चुकी थी। जब उन्हें पता चला कि अजीत जी वापस आए हैं और करोड़ों रुपए लेकर आए हैं, तो उनके मुंह में पानी आ गया। जमीन और जायदाद की लालच में वह भागे चले आए। बाप से मिलने की कोशिश की, मगर अजीत जी ने मिलने से मना कर दिया कि यह वही रिश्ते थे जिन्होंने साल भर तक उनकी खबर नहीं ली थी और अब दौलत देखकर एक बार फिर अपना हक जताने चले आए थे। अब वह किसी के जाल में फंसने वाले नहीं थे। अजीत जी के लिए एक बड़ा बंगला खरीद लिया गया था और इसके साथ गाड़ी भी खरीद ली गई थी। घर में नौकर चाकर और हर तरह की चीजें ला दी गई थी। अजीत जी अपने घर में रहने लगे। जब बेटे और बेटी जबरदस्ती एक दिन उनके घर चले आए, तो अंदर आते ही उनके होश उड़ गए थे। अजीत जी के घर का दृश्य देखकर उनके रंग उड़ गए थे। उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि जो कुछ वो देख रहे हैं वह सच है।
वो सीधे ही बाप के पास चले गए और सवाल करने लगे, पापा जो कुछ नौकर कह रहे हैं और जो हमने आपके बारे में सुना है, क्या वह सच है? आप कह दें कि यह सब झूठ है। आपने बुढ़ापे में ऐसा कोई कदम नहीं उठाया। मीनाक्षी सबसे आगे बढ़ी और तेजी से बाप से सवाल करने लगी। अजीत जी ने निगरानी से उसकी तरफ देखा और कहने लगे कि मेरे बारे में तो बाद में बात करना, पहले अपना व्यवहार देखो। बाप के साथ इस सवर में बात की जाती है जैसे तुम कर रही हो। तभी मीनाक्षी धीमी पड़ गई और कहने लगी कि पापा बात ही ऐसी है कि मैं अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पाई। तब अजीत जी कहने लगे कि अपने गुस्से पर काबू रखना सीख लो, क्योंकि जो तुमने सुना है वह बिल्कुल सच है। यह सुनते ही सबके मुंह खुले के खुले रह गई। अजीत जी को उस कंपनी का हेड बनाकर हर महीने 6 लाख रुपए दिए जाते थे, जिससे उनके पास करोड़ों रुपए जमा हो गए थे। उन्हें कुछ नहीं करना होता था, बस निगरानी करनी होती थी या फिर कपड़ों के सैंपल अप्रूव करने होते थे। अजीत जी के पास दौलत बहुत आ गई थी। तब मालिक ने उन्हें सलाह दी थी कि वह दूसरी शादी कर ले। अजीत जी ने देर नहीं की थी और फौरन दूसरी शादी कर ली थी। पत्नी जीवन में आ गई थी तो उनके दिन भी संवर गए थे। उनकी पत्नी बहुत अच्छी औरत थी, विधवा थी और उसके 2 बेटे भी थे, जिनका खर्च अजीत जी ने उठाने का वादा किया था। दोनों बेटों के नाम भी थोड़ी थोड़ी जायदाद कर दी थी, ताकि उनका भविष्य भी सुरक्षित हो जाए। पत्नी अजीत जी का खूब ख्याल रखती थी, उन्हें हर तरह की खुशी देती थी। दूसरी शादी के बाद अजीत जी बूढ़े से एक बार फिर जवान होने लगे। उनकी वह बीमारियां जो उन्हें अंदर ही अंदर खाती जा रही थी, एकदम ठीक होने लगी। शायद इंसान की तन्हाई उन शायद इंसान की तन्हाई उसकी सबसे बड़ी बीमारी होती है। अगर बेटे और बेटी उन्हें समय और ध्यान देते, उनकी दिलजोई करते, उनकी सेवा करते, तो शायद वह बीमारी ही ना हो पड़ते। मगर किसी ने भी उनके एहसास की परवाह नहीं की थी। वह बाप जो सारी जिंदगी उनके लिए कमाता रहा था, जिसके ऊपर लाखों एहसान थे, उन्होंने उस बाप को ही नहीं पूछा था और अब आरोप लगाने के लिए चले आए थे कि इस उम्र में यह कदम क्यों उठाया। तब अजीत जी कहने लगे कि शादी करना उनका अधिकार है, चाहे जिंदगी का एक दिन बाकी हो तब भी वह शादी कर सकते हैं और कोई आपत्ति नहीं कर सकता। जब किसी तरफ से सहारा ना मिले तो इंसान को अपना सहारा खुद ढूंढ लेना चाहिए, इससे पहले कि वह घुट घुट कर मर जाए। मरता तो इंसान अपनी मौत आने पर ही है, लेकिन जब अपनों के दिए वह जख्म गहरे हो जाए तो वह समय से पहले ही मर जाता है। और मैं बिन मौत के मरना नहीं चाहता था, इसलिए दूसरी शादी कर ली। अब मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूँ। तुम लोगों के लिए मुझसे जो हो सकता था वह मैंने कर दिया। अब मुझसे और किसी तरह की उम्मीद मत रखो। जिस तरह पूरा 1.5 साल तुम लोगों से दूर रहा, अब पूरी जिंदगी के लिए ऐसे ही दूर हो जाओ। इसके बाद वह कमरे में गई और कुछ पेपर्स लाकर मीनाक्षी के हवाले कर दिए और कहने लगे कि तुम्हारे भाइयों की जायदाद से आधी जायदाद यही तुम्हारे हिस्सा बनता है। हालांकि तुम ले चुकी थी, मगर फिर भी मैंने तुम्हारे नाम जायदाद कर दी है। अब तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। यह सुनकर साथ खड़ी मीनाक्षी बहुत पछताने लगी। बेटियां तो बाप का सहारा होती है और उसने अपने ही बाप के साथ ऐसा व्यवहार किया था कि वह उससे मुंह मोड़ चुके थे। मगर अब पछताने से कुछ नहीं हो सकता था, क्योंकि इस समय बीत चुका था। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं।
और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक जरूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे एसके की जुबानी 2.0 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।